किताब हमको धरा दीजिएगा। तो यात्रियों के नज़रिए से चैप्टर 5 है और ये पार्ट 1 है हिस्ट्री का। हमें इसमें पढ़ना है 3 यात्री, जैसे मैं पहले ही बता दिया हूँ कि 3 यात्री की चर्चा इसमें करेंगे। चैप्टर का जैसे का नाम है यात्रियों के नज़रिए से, मतलब जो भी यात्री यहाँ पर आए उनका नज़रिया क्या था हमारे देश के प्रति, वो क्या क्या लिखे अपने किताब के माध्यम से हमारे देश के लिए, वही है इसका नज़रिया। तो हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल बिरूनी साहिब का। अल बिरूनी जो हैं ये कौन थे? तो सबसे पहला सवाल है इसका, तो यह यात्री है, एक यात्री थे। दूसरी बात, जैसे किताब में लिखा हुआ है कि अल बिरूनी ने भारत का जो यात्रा किया था वह 11वीं शताब्दी में किया था। कितना में किया था? यह 11वीं शताब्दी में इंडिया पहुंचा था, लेकिन अपने से खुद से नहीं आया था, इसको बंधक बनाकर लाया गया था। तीसरी जो बात है अल बिरूनी का, अब देखते थोड़ा जीवनी। तो अल बिरूनी का जन्म होता है उज़्बेकिस्तान में, और उज़्बेकिस्तान हम लोग जानते हैं कि ये मध्य एशिया वाला देश है, सेंट्रल एशिया वाला देश है उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान का एक जगह है जिसका नाम है ख्वारिज़्म। इस ख्वारिज़्म में ही अल बिरूनी का जन्म होता है। कब होता है? तो 973 ईस्वी में इसका जन्म होता है। और कहते हैं कि ख्वारिज़्म क्यों प्रसिद्ध है, फेमस क्यों है? तो यह जो है शिक्षा का बहुत बड़ा उस समय हब था, केंद्र था। शिक्षा का केंद्र होने के कारण ये क्या था, ख्वारिज़्म बहुत ज़्यादा फेमस था, प्रसिद्ध था। तो ये इसका कहानी क्या है, अल बिरूनी आए कैसे, यहाँ पर क्यों आए, मतलब कैसे आए? तो कहते हैं कि एक सुल्तान है गजनी का, सुल्तान महमूद, इसको गजनवी भी बोलते हैं, महमूद गजनवी, इसको गजनवी भी कहते हैं। इनको लेकर आया, किस प्रोसेस के माध्यम से? तो 1017 में 1017 में इस सुल्तान महमूद यानी मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करा। कहाँ पर? तो इनके जगह पर, यानी ख्वारिज़्म पर, यानी उज़्बेकिस्तान का स्थान है ख्वारिज़्म, वहाँ पर आक्रमण किया। और चूंकि मैं पहले ही बता दिया है कि ख्वारिज़्म क्यों है, अब तार नहीं खींचना है, कौन दिया? एक आदमी इन्वेस्ट कराओ हैं, हम पर किसी को भरोसा नहीं, ये बात सच है। लेकिन हम वो कौन हीरा है किसी को नहीं पता, हम कौन सा हीरा है। हम रातियों में चमकते हैं, तो हीरा तो रातियों में चमकता रहे। देखिए, तो सुल्तान महमूद गजनवी 1017 में इसका माइंड फिरा और ख्वारिज़्म पर आक्रमण कर दिया। क्यों? कि इसने सुना था, देखो आक्रमण करना बड़ी बात नहीं है, आपस में लड़ता कौन है? दूसरों को राज्य को हथियाना कौन चाहता है? दूसरों के सुख से किसको जलन होता है? वही को होता है जिसके अंदर शिक्षा नहीं है। और वही व्यक्ति को फिर कोई कहता है कि शिक्षा अगर प्राप्त करना तो शॉर्टकट तरीका ये है, तो शॉर्टकट के पीछे भागता है। तो वही बात है सुल्तान महमूद के साथ। इनके गजनी जो इसका स्थान था, गजनी का रहने वाला था, उन्हीं के नाम पर जो गजनवी का नाम देखने को मिल रहा है, नाम याद रखें रिलेट करके। शिक्षा की बड़ी कमी थी। किसी ने इसको कहा कि एक काम करो, ख्वारिज़्म में एक जगह है जहाँ से तुम्हें बढ़िया बढ़िया विद्वान और बढ़िया बढ़िया जो है आदमी मिल जाएगा। तो ये आओ देखा न ताओ, तुरंत ही ताओ साहिब गए और ख्वारिज़्म पर क्या कर दिया, आक्रमण 1017 में। और वहाँ से फिर अच्छे अच्छे विद्वान को और साथ में लेखकों को बंधक बनाकर अपने साथ जबरदस्ती कहाँ लेकर आ गए, अपना राजधानी गजनी लेकर आ गए। गजनी, सबसे पहले गजनी लेकर आए, गजनी में लाकर इसको रखे। कहते हैं कि गजनी में जब वो आए थे, देखिए लेखक और विद्वान को बहुत सारे, उन्हीं विद्वानों और उन्हीं लेखकों में से गजनी भी था, मतलब ये अल बिरूनी भी था। तो गजनी आए तो आज याद देखिए, जब हम नया कोई जगह जाते हैं, न्यू प्लेस जाते हैं स्टार्टिंग में, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता है।
लगता है कि मन नहीं लगता, थोड़ा उदासीपन छाई रहती है। फिर जब वहाँ पर रहते रहते हैं, 2-4 लोगों से मिलते हैं, दोस्ती हो जाती है अच्छा, तो फिर हम लोग को ठीक लगने लगता है। तो उस यही बात अल-बरूनी के साथ था कि जब ये नए प्लेस आए थे अपने जगह को छोड़कर, अगर खुशी खुशी आती तो कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। बढ़िया से अपना सब कुछ पैक करके आते हैं, आराम से अपने मन से आते हैं गजनबी के साथ, तो आराम से आते हैं ना, अपना पैंट शर्ट पैक करके आते हैं, टूथब्रश पैक करके आते हैं, तेल ऊल जितना था ना, दंतमंजन वंजन सब लेकर आ जाता। लेकिन इनको तो ज़बरदस्ती लाया गया ना, और ज़बरदस्ती लाने के क्रम में कुछ भी अपना पैकिंग नहीं कर पाया। पैकिंग नहीं कर पाया तो फिर वहाँ पर खाएगा पिएगा पहनेगा क्या, इसलिए इसको थोड़ा तकलीफ था। लेकिन रहते रहते दोनों एक दूसरे को समझे और अल-बरूनी को यहाँ पर मन लग गया, बड़ा सुंदर लगा इसको, अल-बरूनी को यहाँ पर मन लगने लगा। तो अल-बरूनी, अब यहाँ से देखिए अल-बरूनी का और क्या कहना था इनको। तो अल-बरूनी, ऐसे बहुत सारे यात्री आए हुए थे जो लेखक भी थे और विद्वान भी थे, लेकिन अल-बरूनी की तरह अल-बरूनी का जो प्रभाव था वो किसी में और प्रभाव देखने को नहीं मिला था। तो गजनी में ही अल-बरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई, पता चल गया। गजनी सबसे पहले लाया गया, यहीं से अल-बरूनी का कहाँ जाने का मन करने लगा कि चलो चलते हैं भारत। अच्छा, गजनी कहाँ पर है, गजनी किस देश में है जी? तो गजनी अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। इस बात को याद रखना। और कल मैं जैसे कि बता दें, अफगानिस्तान का लोकेशन ये रहा पाकिस्तान, तो और इसके ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा? अफगानिस्तान। तो गजनी अफगानिस्तान, वहाँ से फिर देखो, यहाँ से क्या आने में थोड़ा समय थोड़े से लगेगा। यहाँ से फिर कहाँ गए वो? यहाँ पर जैसे ही गजनी में थे तो गजनी से ही उसका मन करने लगा कि कहाँ चलूँ मैं भारत जाऊँगा, भारत के बारे में बहुत मुझे सुनने को मिली है। तो गजनी में ही अल-बरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हो गई। तो यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा अनुवाद होने लगा था। तो क्या कहा, देखिए अनुवाद। अब अनुवाद शब्द क्या है? अनुवाद किसको बोलते हैं? अनुवाद किसको बोलते हैं जी? अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेट, ठीक है। अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट मतलब क्या समझे? देखिए, इंडिया में संस्कृत चलती थी, संस्कृत भाषा का प्रचलन ज़्यादा होता था। यहाँ पर कोई भी पुस्तक लिखी जाती थी संस्कृत में, भाषा संस्कृत में, यहाँ पर खगोल विज्ञान की बातें सब संस्कृत में, चिकित्सा विज्ञान की बातें संस्कृत में। तो बाहरी लोग जो आते थे वो संस्कृत को थोड़ी नहीं पढ़ पाते थे, नहीं पढ़ पाते थे, तो वो लोग क्या करते थे? उनका ट्रांसलेट करते थे, यानी अनुवाद अपनी भाषा में करते थे, और फिर वह उनको क्या करते थे? पढ़ते थे। जैसे अभी देखो, जो अपने साउथ का मूवी जब देखते हो तो क्या साउथ वाला समझ में आता है कि बोलता है? तब उसको क्या करते हैं? हिंदी डब में हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं, तब फिर हमको समझ में आ जाता है। तो वही बात यहाँ पर है कि जो जिस तरह के लोग आए थे, जिस भाषी के लोग, वो अपने ही भाषा में उसको क्या करने लगे? फिर अनुवाद। जैसे किस किस का अनुवाद हुआ? तो अनुवाद हुआ था, देखिए किताब के अनुसार, खगोल विज्ञान का, खगोल विज्ञान, और किसका हुआ था? गणित का, और किसका हुआ था? चिकित्सा विज्ञान। ये सब चीज़ का अनुवाद हुआ किस भाषा में? तो अरबी भाषा में सारे चीज़ का ट्रांसलेट हुआ, अनुवाद हुआ, ताकि ये लोग जो बाहरी जो लोग आते हैं वो लोग उसको क्या कर सके? पढ़ सके, जो विशेषता अरब से संबंध रखते हैं। तो पंजाब में बोलते हैं कि पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपस विश्वास और समाज का वातावरण बनाने में मदद की। अल-बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। देखो, एक अरबी लोग, एक अरब, देखो इसका मतलब अनुवाद कब से स्टार्ट हो गया था? तो अनुवाद हो गया था 8वीं शताब्दी से। 8वीं शताब्दी से ही अनुवाद स्टार्ट हो चुका था, ट्रांसलेट का काम स्टार्ट हो चुका था। तो कह रहे हैं जब ये भारत आए थे तो भारत में इसको संस्कृत का बड़ा समस्या था, संस्कृत ये समझ नहीं पा रहे थे। आपको मैंने जब कल पढ़ाया था तब भी बताया था कि इनको जो है फारसी भाषा आती थी, सीरियाई भाषा भी आती थी, इनको एक हिब्रू भाषा भी आती थी, और संस्कृत तो इन्होंने कहाँ पर सीखा? ये इंडिया आकर सीखा। लेकिन इनको एक भाषा जो कभी नहीं आई, क्या नाम था? यूनानी भाषा इनको कभी भी नहीं सीखने को मिली। तो वही बात यहाँ पर भी वही कहा गया कि संस्कृत इन्होंने इंडिया में आकर सीखी, और किसके मदद से सीखी? तो कहते यहाँ पर इन लोगों अल-बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों के साथ समय बिताया, ब्राह्मण पुरोहितों के साथ समय बिताया, और विद्वानों के साथ भी ये समय बिताएं, और धीरे करके वो लोग उनका जो है संस्कृत भाषा पर कंट्रोल हो गया और संस्कृत भाषा को सीखने लगे। केवल संस्कृत भाषा ही नहीं, वो भारत के धर्म, भारत के दर्शन,
ये सारा चीज़ का जो है धीरे करके आदी होने लगे, समझने लगे। फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिमी में सहारा रेगिस्तान, मैं इसको रीड करूँ क्या? हाँ, किसी को लिखना इसमें है? खगोल विज्ञान, यहाँ पर लिखा है कि उसने लिखने के समय, उसके लिखने का समय यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुका था। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि यात्रा करते हुए जहाँ जहाँ से वो गुजरेंगे, उस यात्रा के दौरान, जर्नी के दौरान जो है वहाँ की बातों को क्या करेंगे, वो लिखेंगे। इस यात्रा वृत्तांत को बता दो आज के मॉडर्न जमाने में क्या बोलते हैं? वो तो ट्रेवलर, मतलब ट्रेवल में यात्रा होता है। हम बोल रहे हैं यात्रा को ट्रेवल बोल दो, वो यात्रा इंग्लिश हो गया। हम बोल रहे हैं यात्रा वृत्तांत को आज के लफ्ज़ में क्या बोलते हैं? स्टेटस। हाँ, स्टेटस बोलते हैं, जर्नी नहीं बोलते हैं। जर्नी सिर्फ यात्रा होता है, हैं? अरे बौका लोग, आज के डेट में उसको ब्लॉग बोलते हैं। ब्लॉग बोलते हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे वही दिखाएंगे। है देखो कैसे खा रहे हैं, देखो कैसे मुंह धो रहे हैं, है देखो उसके बाद कैसे हम जो बाकी और भी छोड़ो, खैर बाकी जो कि देखो हम कैसे जो है छत से कूद रहे हैं, कैसे स्टंट कर रहे हैं, कैसे डर के आगे जीत हो रहा, माउंटेन ड्यू हरा क्यों होता है, हम काला क्यों हो गए इतना, इस सारे बात ब्लॉग में बोला जाता है। मेकअप कैसे करता है? हाँ, अजय कहना कि मेकअप कैसे करा जाता है, ये सब ब्लॉग में कहा जाता है। उसको पहले के में क्या बोलते थे? यात्रा वृत्तांत। अभी यात्रा जैसे यात्रा वृत्तांत के नाम पर एगो चैनल बनाओ, जो जानते हैं वो देखेंगे और जो नहीं जानते वो नहीं देखेंगे। ब्लॉग बना दो, देखो अरे ब्लॉग सब जानता है, ब्लॉग यात्रा वृत्तांत कौन नहीं जानता है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले पूछा था कि अनुयायी बना क्या होता है, तो सब खामोश। जब मैंने बोला कि अरे अनुयायी के पीछे तो सब कोई भागना चाहता है, तो बोला वो याद आया, फॉलोवर्स कहते हैं। तो उस तरह हिंदी नाम को भी, हिंदी अपना मत भूलिए। हम जानते हैं क्या इंग्लैंड के पास से आपका घर है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अपना हिंदी को ना भूलिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो ये वृत्तांत कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पश्चिम में सहारा रेगिस्तान। देखिए कहाँ से होता है अल-बिरूनी का, तो पश्चिम में सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान आपको पता है कि सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है जी? अफ्रीका महादेश में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, जो अफ्रीका में है। तो यहाँ से वो यात्रा वृत्तांत स्टार्ट करते हैं। तो पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में बोलगा नदी, उत्तर में एक नदी बहती है बोलगा, बोलगा नदी के बारे में इसने अपना यात्रा वृत्तांत में डिस्क्राइब किए हैं। इसीलिए हालांकि 1500 से इस पहले भारत में अल-बिरूनी के कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत में बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। तो ये पहली बार यात्रा वृत्तांत नहीं लिखी जा रही है, इनके पहले भी बहुत सारे विद्वान आए, बहुत सारे लेखक आए और यात्रा वृत्तांत करके चले गए। ठीक है ना? अब देखिए इसका अल-बिरूनी का पुस्तक का नाम पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। ये हिंद जो है ना, हिंदुस्तान के लिए पढ़ा है, हिंदुस्तान में कई पुस्तक की रचना करी है। तो किताब उल हिंद, इसका एक और नाम है तहकीक ए हिंद। तो कोई भी नाम पूछे कंफ्यूज नहीं होना, तहकीक ए हिंद, ये दो नाम आप याद रखना। इसको लिखा भी गया है अरबी भाषा में, ये अरबी भाषा में इसकी रचना हुई है, अरबी भाषा में। इसको भी आप थोड़ा दिमाग से लेके चलिएगा। तो ये दो किताब की रचना करे थे अल-बिरूनी साहब ने। तो अरबी में लिखी गई अल-बिरूनी की किताब या कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और बिल्कुल स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन पर आधारित हैं। कहते हैं इसमें कुल अध्याय की संख्या जो है 80 इसमें अध्याय है। कितने अध्याय है? लेसन जो है ना, लेसन कुल 80 लेसन इस पर है। और ये जो इसमें प्रत्येक मतलब सभी लेसों में अलग अलग चीज़ों की चर्चा करी गई। जैसे मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो धर्म और दर्शन पुस्तक में आपको मिलेंगे, किताब अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। धर्म दर्शन हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगा। साथ में
ये सब भारत की बात हो रही है। भारत में धर्म कैसा है, दर्शन कैसा है, भारत में त्यौहार कैसे होते हैं, कैसे मनाए जाते हैं, साथ में यहाँ पर रीति रिवाज, यहाँ का कस्टम, रीति रिवाज और भी कई एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है इस किताब पर दर्शाया गया है। तो सामान्यतः आल्बेरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपरा पर आधारित वर्णन और अंत में एक संस्कृतियों के साथ एक तुलना। तो इस प्रकार आल्बेरूनी जिसने लेखक में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, संभवतः कई सारे उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी गई थी। और उपमहाद्वीप क्या था, मैंने कल ही आपको समझा दिया था। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। तो आल्बेरूनी का ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, किताब का नाम और आल्बेरूनी के संबंध में उसका जीवनी एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट यात्री के बारे में, जिसका नाम है इब्न बतूता। नाम सुनो इब्न बतूता का, इब्न बतूता। इसको खींचो करो, बोलेगा तब खींचोगे, मौलवी ढुका देता है। इब्न बतूता चलिए इनकी बातों को सुन लेते हैं। तो ठीक है, बढ़िया बात है। आओ देखिए, सबसे पहले इसकी बात अगर करें हम, तो यह जो यात्री हैं, यात्री ये भी एक यात्री ही है। यह कहाँ से आए थे, यह मोरक्को, तंजीर में इसका जन्म हुआ था। तंजीर में इनका जन्म हुआ था। मोरक्को अफ्रीकी देश है, याद रखना, मोरक्को अफ्रीकी देश है, अफ्रीका का कंट्री है मोरक्को। और इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में, कितने में, 14वीं शताब्दी में इंडिया आया था। 11 + 3 + 3, 11 में 3 जोड़ोगे, पहले 11 में 3 जोड़ोगे तो 14, और 14 में 3 जोड़ोगे तो 17। 3 यात्री 3 प्रकार से आए थे। 13 अगर कहीं लिखाए होंगे तो थोड़ा सा उसको सुधार लीजिएगा, 14वीं होगा इसका सही में, किताब में 14वीं दिया है। 11 में 3 जोड़ोगे 14, यानी 11 है आल्बेरूनी साहेब, 14 में है इब्न बतूता, और 17 में है इनके बाद का जो यात्री फ्रांसवा बर्नियर। तो याद रखना, इसको याद रखो कैसे, 11 में 3 जोड़ना, 3 जोड़ना है, सीक्वेंस बन जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 जोड़ देना खाली, तो 3 3 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता इंडिया पहुंचे थे, और इन्होंने इंडिया के बारे में जो यात्रा वृत्तांत लिखी, पुस्तक यात्रा वृत्तांत, यानी जो पुस्तक लिखी, जो ब्लॉग बनाए, उनका नाम था रिहला। याद रखना, रिहला। और रिहला अरबी भाषा में था, ये भी किस भाषा में, अरबी भाषा में लिखी गई थी। अरबी भाषा में इसका जो है लिखना हुआ था। तो चलो अब पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका वृत्तांत, जिसे कहते हैं हम लोग रिहला कहते हैं। रिहला इसी का बहुत सुंदर पुस्तक है। 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है रिहला। मोरक्को के इस यात्री का जन्म होता है तंजीर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपना विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, वहीं पर हुआ था। बस शिक्षित परिवार में जन्म हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य और शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल कर ली। देख लो यहाँ बात सुनना ध्यान से। अपने परिवार के, इसकी परिवार की एक परंपरा थी, इनके जो परिवार हैं इनका एक परंपरा का एक ट्रेडिशन था, एक परंपरा, और उस परंपरा को इन्होंने फॉलो किया। कौन सा परंपरा है कि कम उम्र में ही इन्होंने साहित्य और शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल कर ली। मतलब शिक्षा इन्होंने कम उम्र में ही कंप्लीट कर ली, साहित्य और शास्त्र रूढ़। देखो कितना सुंदर है कि अपने परिवार की परंपरा के अनुसार कम उम्र में ही इन्होंने साहित्य और शास्त्र रूढ़ की शिक्षा प्राप्त कर ली, इसीलिए तो इंडिया आ सकें। और यात्रा वृत्तांत भी लिखे थे 14वीं शताब्दी में रिहला नाम के अरबी भाषा में। और हम लोग के यहाँ पर कम उम्र में क्या होता है, शादी हो जाता है। कम उम्र में थोड़े ना साहित्य और शिक्षा शास्त्र रूढ़, जहाँ 10 पास किया तहाँ परेशानियाँ काटने लगती है। सबसे मेन उपाय है शादी करा दो। और देख लो भैया, ये लोग को सुन लो, बाहर का था, विदेशी था, फिर भी इंडिया में आकर क्या दिखाया कि यहाँ
कम उम्र में अपने परिवार की परंपरा को दिखाया कि हमारे परिवार की परंपरा थी। इब्न बतूता का कहना है अपने किताब रहला पर कि हम लोग कम ही उम्र में साहित्य और शास्त्र रूढ़ जैसे विषयों पर शिक्षा हासिल कर लेते थे। तो अपने श्रेणी के अन्य सदस्यों का विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। इनका कहना था, तो ये भी बात सच है। देखिए, ऑडियो से ज़्यादा वीडियो इफेक्ट करता है कि नहीं? सुनने से ज़्यादा अगर उस चीज़ को आप विजुलाइज कर लोगे ना, देखोगे वीडियो के माध्यम से, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आता है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसको रिकॉर्ड कर लो और इसको फिर सुनना, समझ में आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा हो सका कम आएगा। लेकिन इसी चीज़ को हम सुनते हुए देखोगे और देखने के साथ बोर्ड में जब उसको लिखावट पाओगे तब आपको ज़्यादा समझ में आती है। ये बात एकदम सत्य बातें हैं। तो वही बात को इन्होंने अपने पुस्तक में जिक्र किया है। और क्या लिखे हैं इन्होंने? लिखा कि इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से, मतलब जो चीज़ देखते थे उनके अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता है। जैसे हम अगर बोलेंगे, जैसे मान लो जैसे दिल्ली के बारे में हम सारा वर्णन कर देंगे, सब चीज़ वर्णन कर, यहाँ पर लाल किला है, यहाँ पर लोटस टेम्पल है, यहाँ पर संसद है, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पर रायसीना का हिल है। लेकिन आप सुन तो लोगे, लेकिन सुनना और वहाँ पर जाकर अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये रहा राष्ट्रपति भवन, ये रहा ताजमहल, ये रहा आगरा, यहाँ से जाओगे तो इधर आगरा मिल जाएगा, ये सब रास्ताएं जब दिखाएंगे, मोनूमेंट्स दिखाएंगे, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। बिल्कुल सही बात है। तो वही चीज़ इसने लिखा कि हम क्या किए, जितनी भी बातें हम अपने पुस्तक रेहला में लिखे हैं, सारे के सारी बातें हमने सापेक्ष उसको देखा है, तब उसको किताब पर उसको अंक किया है। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। पता चल गया ना, यह जो इब्न बतूता था यह यात्रा का शौकीन था। अच्छी बात है। ये इनको यात्रा करना बड़ा सुंदर लगता था, ये हॉबी इनका था। कोई तो बात कर रहा है। और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए बहुत दूर दूर के क्षेत्रों तक गया भी। 1332-33 में, देखिए इंडिया का बात क्या हो रहा है कि इंडिया में ये कैसे पहुंचे थे। तो इंडिया में पहुंचे थे ये भारत के संदर्भ में। अगर भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत का संदर्भ में बात करने के साथ मेरे पास क्या पता चलता है कि 1332-33 याद रखना। भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले, निकला तो भारत के लिए था, यह यात्री इब्न बतूता निकला था भारत के लिए, लेकिन ये कहाँ पहुँच गया? आप सुनो बात को। ये वैसे ही बात हो गया जैसे होता ना कि हम लोग जाना चाहते कहीं और, चल जाते कहीं और, मन भटक जाता है। जैसे मेला में लगता है ना, मेला में हम घर से सोच के जाते हैं कि बड़का तरमसिया में झूलेंगे, घर से मन बना के जाते हैं कि बड़का तरमसिया में झूलेंगे और बहुत कुलेली करेंगे, बहुत हल्ला करेंगे, जैसे सब परेशान हो जाए। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं, ब्रेक डांस देख लेते हैं, तो उसमें भी चढ़ने का मन करता है। एक नौकवा देख लेते हैं, उसमें भी चढ़ने का मन करता है। बैलून फोड़ने वाला बंदूक देखते हैं, उसमें करने का मन करता है। तो ये सारे चीज़ हमको क्या करता है, मन। अंत में हम यहाँ अंत में जाते हैं, लेकिन जो काम पहले करने निकले थे वो काम हम लोग नहीं करते, रास्ते में करते हुए तब पास हो। तो वही काम इसके लिए था। ये निकले थे तो भारत के लिए, लेकिन भारत निकलने से पूर्व, चूंकि ये यात्री थे ना, तो भारत तो निकले थे भारत के लिए, लेकिन कहाँ पहुँच गए? तो देखिए ध्यान सुनना, तो भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय बंदरगाह की यात्रा कर चुका था। तो कहाँ किस देश से यात्रा करता था? तो भारत के लिए निकले थे, लेकिन भारत से पहले इन्होंने लिखा क्या क्या है कि यात्रा कहाँ किए थे? तो मक्का की तीर्थ यात्रा, सबसे पहली बात है मक्का की तीर्थ यात्रा, ईरान, इराक, ओमान, सीरिया और कई देश हैं पूर्वी अफ्रीका के बंदरगाह तट पर, पूर्वी अफ्रीका, ये सारे कंट्रियों को इसने क्या किया था, उसी क्रम में घूम लिया था। तो देखो ये कंट्री का नाम भी आपको याद रख लेना है, एमसीक्यूज़ के माध्यम से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। समझ गए बात को? देखिए मैं इसको एडिट कर दूं क्या? अभी ये नहीं खींचो का, खींचो। तो देख लो 1333 में
1333 में मध्य एशिया के रास्ते होकर, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया इसको बोलते हैं, वो वही सेंट्रल एशिया जहाँ पर तान वाले देश हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, वो सब मध्य एशिया देश नहीं है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो देश है, ये सब जो है मध्य एशिया वाला देश है। तो मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में मध्य एशिया के रास्ते ये स्थल मार्ग से, कौन मार्ग से? स्थल मार्ग से सिंध पहुंचता है। और कौन सा सिंध कल मैंने समझाया था, याद है? सिंध मैंने बताया था, पाकिस्तान का जब नक्शा देखोगे तो सब पाकिस्तान सबसे बड़ा एरिया का नाम है बलूचिस्तान। उसके बाद यहाँ पर पड़ेगा आपको पंजाब और ये जगह पड़ेगा सिंध। तो यही सिंध, क्या कि भारत आज़ाद तो 1333 में थोड़ी हुआ था, 1947 में हुआ था, तो 1333 तो मिला हुआ था। तो स्थल मार्ग से कहाँ पहुँचा? सिंध। भारत में सिंध के रास्ते ये एंट्री किया हम लोग के देश इंडिया में। और जैसे इंडिया में एंट्री किया तो वहाँ पर एक शासक मिला, मतलब दिल्ली में पहुँचा था, दिल्ली। उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको MBT भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में MBT भी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। नाम याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली का उस समय शासक था, उनके दरबार में ये पहुंच गया। चूँकि उनके बारे में पहले से बहुत कुछ सुन कर रखा था, तो इसीलिए उनका दर्शन के लिए वो वहाँ पर पहुँचे और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। तो इनका नाम मोहम्मद बिन का तुगलक नाम कौन सुना था? इब्न बतूता ने बहुत सुना था। किस मामले में सुना था? तो ये दयाशील और कला और साहित्य के रक्षक हैं। क्या किस लिए सुना था? कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है कला और साहित्य को का बहुत इज्जत करते थे, कला और साहित्य का संरक्षक था। ये अपने दरबार में आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा इज्जत प्राप्त था, इसीलिए इनको क्या कर दिया, ये जब सुना था तो इनके साथ मिलने का इनको मन में बड़ा एक्साइटमेंट हुआ और वो उनसे मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गया। सुल्तान उसकी बोलते हैं कि उसके विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। देख लियो बात को। इब्न बतूता जब इसके सामने आए, MBT के सामने आए, मोहम्मद बिन तुगलक के सामने आए, तो वो क्या था? एक विद्वान था, विद्वान यात्री था। तो उसकी विद्वानता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, इफेक्ट पड़ गया मोहम्मद बिन तुगलक को। बड़ा अच्छा लगा इनको और कहा कि आज से तुमको हम अपने क्षेत्र यानी दिल्ली का क्या नियुक्त करते हैं? काजी। हाँ जी, काजी, या फिर इसको न्यायाधीश बोलते हैं, न्यायाधीश या काजी दिल्ली का इसको नियुक्त कर दिया। कौन? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह इस पद पर कई साल तक रहा, लेकिन बात वही होता है ना कि जो बनाने जानता है ना, जो वो बिगाड़ने भी जानता है। इसको फिर एक बार दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया पता है? इसका दिक्कत ये हुआ, इसके साथ घटना क्या घटी कि इसने अपना विश्वास खो दिया। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को MBT को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इब्न बतूता हमारे साथ धोखा कर रहा है, मतलब विश्वास खो दिया। और जब विश्वास खो दिया तो उसको काजी या न्यायाधीश के पद से उठाकर उनको जेल में डलवा दिया। किसको? इब्न बतूता को। किसको? इब्न बतूता को। देखिए, प्रेम से इसको लाया गया, ये चल कर आए। तो इसके बारे में क्या क्या मैंने बताया, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इनका जन्म मोरक्को, तेंजियर, मोरक्को एक देश है अफ्रीका का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ और 14वीं शताब्दी में ये यात्रा के लिए निकले। साथ में कहते हैं इन्होंने अपनी यात्रा, जितने दिन भी यात्रा किया, उनको एक किताब के रूप में प्रस्तुत करा जिसका नाम था रिहला। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया। ये निकला तो था भारत के लिए, लेकिन ये भारत नहीं पहुंचा, भारत बाद में पहुंचा। घर से निकला था 1332-1333 में और यह इंडिया नहीं पहुंचा। इसने मक्का की तीर्थ यात्राएँ की, इराक, ओमान, सीरिया, फारस के रास्ते होते हुए, पूर्वी अफ्रीका के बंदरगाह से होते हुए, फिर ये 1333 में मध्य एशिया के रास्ते स्थल मार्ग से होते हुए इंडिया पहुंचा। इंडिया में भी कहाँ पर? सिंध पहुंचा।
सिंध पहुंचा तो इन्होंने, चूंकि इंडिया में आ गया था, तो उस समय दिल्ली चूंकि सेंटर था, आज भी सेंटर है, यहाँ पर एक शासक था, इसका नाम था MBT, शॉर्ट में और फुल में था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ इसने सुनकर रखा था। क्या सुनकर रखा था? कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये कला और साहित्य का संरक्षक है। क्या है? कला और साहित्य का संरक्षक है। तो ये बात को जब ये सुना था कि एक विद्वान का जो है सबसे बड़ा चीज़ जो होता है उसका इज्जत करना, और जब उसने सुना कि मोहम्मद बिन तुगलक ही एक ऐसा राजा है जो कला और विज्ञान को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो उन्होंने भी अपने कला को लेकर, अपने विद्वंता को लेकर कहाँ पहुँच गए? MBT पहुँच गए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुँच गए। जब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुँचे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको जांचा परखा। ऐसे नहीं कि एक बार में ही किसी को क्या कर देंगे, बना देंगे क्या राजा या न्यायाधीश या महाराजा बना देंगे, ऐसा कोई बात नहीं। जब वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार पहुंचा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको बहुत तरह से परखा से मतलब है उनको बहुत सारा टास्क दिया, होमवर्क दिया। वो सारे काम को जो है करते हुए आगे निकल रहे थे। जब वो करते हुए निकल रहे थे, उनके पास जब कुछ बचा नहीं, तब उसने क्या किया? कहा कि हम तुम्हारे काम से बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एक काम करते हैं, तुमको क्या करते हैं हम, तुमको जो है अपने क्षेत्र का यानी दिल्ली का क्या नियुक्त करते हैं? तुमको अपने दिल्ली का नियुक्त करते हैं काजी उर्दू शब्द है, न्यायाधीश समझते हो कि हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में न्यायाधीश शुद्ध हिंदी हो गया। हम लोग क्या बोलते हैं? जज बोलते हैं, है ना? जज बोलते हैं उसको। क्या नियुक्त किया? जज नियुक्त कर दिया। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। चलते हैं आगे में, ठीक है ना? लेकिन वही होता है कि जब आदमी को बहुत ज़्यादा मान, इज्जत, सम्मान मिल जाता है तो फिर वो अपना क्या खो देता है? अपना भरोसा दे करके खोने लगता है। वह उसको फीलिंग आने लगती है कि हम ही भगवान हैं। तो ये फीलिंग उनको जब आया और इस बात का पता चल गया मोहम्मद बिन तुगलक को, और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? उनको जैसे ही पता चला कि विश्वास मेरा खो रहा है, इब्न बतूता को वहाँ से पकड़ा और दिल्ली के जेल में डलवा दिया। जजे को दिल्ली के जेल में डलवा दिया। आप बताओ इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला? कोई नहीं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। हो गया, लिख लिए? देखो, तो मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसका एक वंश था तुगलक वंश। इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, समय हम लोग पास मिटा तो इसको मैं दूर तुमसे तो हमें चैनिया। देखिए, एक आता है तुगलक वंश। ध्यान सुनना, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक के इसमें चलता था। ध्यान सुनना, पहले बात को सुन लीजिएगा क्या बोलाता है। यानी इसका जो वंश चला था 1320 से 1398 तक इनका वंश को चला था। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको चाहो तो अपने से लिख लेना आप लोग, मैं खाली समझाता हूँ। यहाँ क्या लिखा गया देखिए कि 5 सितंबर 1320, कितना? 5 सितंबर 1320। 5 सितंबर याद है ना सबको? हाँ, बोलना मत। 5 सितंबर सही से लिख दिए। 5 सितंबर। 2 अक्टूबर याद है कि नहीं? 2 अक्टूबर क्या? कभी खाली होता है? लाल बहादुर शास्त्री का बोलो। लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है और 5 सितंबर हम लोग का जन्मदिन है। मनाना बढ़िया से है। और तुम लोग का होता है 14 नवंबर। बाप रे, 14 नवंबर को देता धूम मचा देते हैं हम तुम लोग में। जो सब फ्री करवाते हैं 14 नवंबर को बच्चों के लिए। जो खाना है, जहाँ घूरना है, जहाँ बैठना है, जो प्रश्न पूछना है उस दिन सब छूट करा देते। बाप रे, खाना 2 कुंटल खाना बच जाता है हमारा। तो पहले बोलो तुम लोग इतना खाएंगे नहीं खाएंगे, उस हिसाब से बना पैसा मेरा भी लगता है जी, है? ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। 5 सितंबर 2020 को खुसरो 2020 बोलते देखते हो 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। सुन लो फिर से एक बारी। 2 आदमी रहते हैं,
एक आदमी है जिसका नाम है खुसरो, खुश रहो नहीं, खुसरो खां, और एक तरफ आदमी है जिसका नाम है गाजी मलिक। गाजी मलिक, इसी का ये नाम तो पहला नाम है गाजी मलिक, ये इस तरह का फर्स्ट नेम है। सिंहासन पर बैठने से प्रत्येक लोग अपना नाम चेंज करा लेते थे, तो गाजी मलिक इसका ऐसे नाम था, या इसको तुगलक गाजी भी कहा जाता था। क्या कहते थे? तुगलक गाजी। ए रेनू सुन लो, क्वेश्चन सुन लो, यहाँ पर बात सुनिए। 5 सितंबर तुगलक वंश का आरंभ कैसे हुआ? तो जान लो, तुगलक वंश एमबीटी पढ़ लिया, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ लिया, इसको नहीं पढ़े कैसे हो सकता है? 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां और गाजी मलिक या फिर तुगलक गाजी, एक ही नाम है, के बीच में युद्ध होता है, के बीच में लड़ाई होती है। शुरू से लड़ाई चली आ रही है, लड़ाई होती है। इस लड़ाई में खुसरो खां हो जाता है पराजित और गाजी मलिक हो जाता है इसकी जीत। अब दिल्ली के सिंहासन के लिए ही तो लड़ाई होती थी। अब जब ये जीत गए तो दिल्ली का सिंहासन पर कौन अधिकार करेगा? तो इन्होंने ही क्या किया, 8 सितंबर 1320 को नाम को चेंज करा के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। कौन बैठ गया? गयासुद्दीन तुगलक। क्या अभी तक मोहम्मद बिन तुगलक आया है? अभी तक मोहम्मद बिन तुगलक का नाम नहीं आया। थोड़ा उसका पूर्वज की वर्णन कर लेते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बड़े प्रेम से बैठ गया। कहते गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोलों को आक्रमण कर उसको जो है पराजित किया है। कितने बार? 29 बार। जो गयासुद्दीन है, ये गयासुद्दीन ऐसा वैसा आदमी नहीं था। 29th टाइम यानी 29 बार इन्होंने मंगल को हराया था। आपको मंगोल याद है जी? आपको मंगोल याद होना चाहिए, चंगेज खां वाला, मध्य एशिया चंगेज खां, मंगोल याद आ रहा है? तो वही वाला मंगोल चंगेज खान जो मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाए थे, याद करो। मंगोल चंगेज खान। अच्छा, एक सवाल पूछ ले चंगेज खान से। चंगेज खान का जो है उनके भाई का नाम बता दो। ओ बेटा है तो मेरा भाई नहीं हो सकता है। चुकचाक कौन सी बोलो, सही बोलो ना कि नहीं याद है। तो कोई नहीं याद हो तो क्या करेगा? मंगोल चंगेज खान ऑफिस आ जाएगा तलवार लेके? नहीं ना आएगा वो, कोई बात नहीं है। क्या बोलो? देखो याद भी और बोलता भरभूचा ने क्या था। अच्छा, अंडा कौन था? अंडा जमुका कौन था? हैं? तो अंडा कौन था? अगस्त से देखा ना, कल लिखा था ना, अगस्त महीने से साप्ताहिक जांच परीक्षा होगी। लिखा था कि नहीं जी? होगा कि नहीं? कतई नहीं होगा। कभी नहीं होगा। एक दिन में हो गया तो हमको बताना। हाँ, यदा कदा अगर एक दिन हो गया तो हो गया, लेकिन साप्ताहिक जांच में बुझते हो, जब तक परीक्षा न हो तब तक सप्ताह टेस्ट लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा। कल लिख दिया है, लिख दिया है। ये हर जगह पीसी क्लास से थोड़े होता है कि सप्ताह में टेस्ट लेगा जी। अभी नहीं ले पाए, दो सप्ताह से नहीं ले पाए। 2 सप्ताह से बहुत समस्या है हमारे साथ, इसलिए ले नहीं पा रहे हैं। इस बार टेस्ट चालू हो जाएगा फिर से। ये फ्राइडे से टेस्ट एकदम स्टार्ट। आज कोई दिन हो गया? बुधवार। क्वेश्चन बनना तैयार हो चुका है, फ्राइडे से तैयार। चूँकि देखो टेस्ट नहीं होने पीछे कारण क्या है कि हमें 2 सेट बनाना पड़ रहा है, एक फर्स्ट ईयर का, एक सेकेंड ईयर का। और 60 क्वेश्चन उन्होंने बनाना, वो कोई हंसी खसी की बात नहीं होता, बहुत मेहनत लगता है। वो भी ऐसे टिपते टिपते अंगुलियाँ टिप जाता है, ठीक है। 5 टका देवो नहीं करता है कोई। इसीलिए हम भी ढीला छोड़ते हैं। चलो भाई टेस्ट लेंगे, साप्ताहिक नहीं वार्षिक टेस्ट लेंगे इस बार। वार्षिक टेस्ट, मासिक नहीं, वार्षिक नहीं, वार्षिक, ठीक है। टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन ना लो, टेस्ट करा देंगे, ठीक है ना। अच्छा नंबर ले आइएगा। तो गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को 29 बार आक्रमण जब मंगोल ने किया, हरा दिया।
तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहते हैं कि अलाउद्दीन के समय के लिए अमीरों की भूमि को वो न लड़ा। ये सब छोड़ दो, आप सीधा मुद्दे पर आइए कि गयासुद्दीन तुगलक की हो गई मृत्यु, अब होबे करेगी। ज़्यादा नहीं सुख भोग पाया, 5 साल भोग पाया, 5 में बेटा 5 साल भोग पाया, याद रखना 5 में बेटा 5 साल भोग पाया, यानी 1325 को ये हो गया, उलट गया। कौन उलट गया? गयासुद्दीन तुगलक पलटी मार गया, उलट गया, मर गए। शहीद नहीं बोलेंगे, मर गए, मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हो गई? तो कहते हैं एक व्यक्ति थे जूना खां ने इसका मर्डर कर दिया, खत्म। अब जब मर गए तो इनके बाद कौन बैठेंगे? तो याद रखना, देखिए ध्यान सुनना, ये जो जूना खां है ना, जूना खां ही बाद में कौन बन गया? MBT बन गया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ही क्या कर गए? दिल्ली के गद्दी पर बैठ गए, ठीक है ना। और दिल्ली गद्दी पर बैठा तो उसी समय याद करो, उसी समय अफ्रीका यात्री इब्न बतूता इनके टाइम पर आया था। और इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की भी मृत्यु कब हो गई थी? 20 मार्च 1351 को, याद रखना। तुगलक MBT की मृत्यु हुई थी 20 मार्च 1331 को इनकी मृत्यु फिक्स हो गया, मृत्यु खत्म हो, कहानी खत्म हो गया। 1331 चले हैं। हाँ तो शब्दों का फेरे अकाउंट कर लो ना, क्या दिक्कत है? अगर तो आप ही सोचो 1331 में मृत्यु हो गई तो फिर तुम इन्हें बता कि भूत के पास आया था, हैं? तो इसको किसको कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। 1300 जब इब्न बतूता ने विश्वास खो दिया, कहाँ पर विश्वास खो दिया? बाजार हाट में नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा कुछ देख लिया जिससे उसको लगा कि ये विश्वास लायक अब व्यक्ति ना रह गए हैं, तो उसको उसके पद से हटा दिया और कहाँ पर डलवा दिया? कारागार में, जेल में डलवा दिया। बाद में देखिए, बाद अच्छा बताओ, इब्न बतूता गलती किया होगा कि नहीं किया होगा? अब बात शिवानी लगता है उस समय प्रेजेंट थी, दरबार में कोनो पद मिला था तुमको क्या? क्या जेल में तुमने डाल रख दिया सबको? ताला तुम तलवा मार रही थी वो, हम समझ गए। दुनिया गलत फहमी हो गया था, गलत फहमी। हाँ, ये जो शब्द है ना गलत फहमी, ये बहुत लोग जान ले लेता है। जैसे अभी मैंने कहा कि हम पर कौन इन्वेस्ट करेगा, तो गलत फहमी में तुम लोग बोलेगे नहीं करेंगे। अगर कर लेता ना बाबू, वो ऑफर था 2 मिनट का, अगर कर लेता ना तो कले माला माल हो जाता है। जो जितना लगाता उसका 3 डबल कल मिलता, लेकिन तुमने लगाया नहीं, गलत फहमियों में उड़ा दी बात को हमारा। आप छोड़ दो, अभी भी 1 मिनट का ओपन कर दो, 1 मिनट का है, फटाफट बोल दो, कोनो वेस्ट करो। 7 किलो देखिए, तो 7 किलो का बेगवा दे देंगे ना, तो हमको लगता है हिला नहीं पाएगा तुम। बात बुझो का जी, तो तुमको इसके लिए KBC जाना पड़ेगा, हम कहाँ से देंगे, हैं? हमें वो देता है तो देगा। चलो, गलत फहमी तो सही बात बोली बच्ची ने, सही बात बोली क्या कि कुछ दिन के बाद पता चला कि सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी, मैंने सुल्तान को गलतफहमी हो गया था, और फिर गलतफहमियाँ दूर होने के बाद उसे राज के समय पुनर्स्थापित कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? उसे काजी या फिर जो न्यायाधीश का पद उसे छीन लिया गया था ना। जब गलतफहमियाँ दूर हो गई तो फिर से उसको क्या मिल गया? काजी या न्यायाधीश का पद दे दिया गया। अब कारागार में डालेगा, विश्वास खो देगा, तो उसको मारेगा कि नहीं मारेगा बताओ? है नहीं मारेगा, खतरनाक मारा होगा पहले तो, वो भी तो उधर का शासक था, मारा होगा पहले चरपचा के एकदम उसको, और मारने के बाद बोलता भैया आई एम सॉरी, हमसे भूल हो गई, हम आपके गुनहगार ठहरे, हमें गलत फहमियाँ हो गई थी। तो गलत फहमियाँ कैसे होते? काजू खा रहा था रे, गलत फहमियाँ हो गया था उस समय तुमको। आप बताओ, जब गलत फहमियाँ तो स्वीकार कर ली, इब्न बतूता कितने अच्छे इंसान थे, उसने माफ़ कर दिया कि भाई राजा मन शासक महोदय कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। तुमको अगर ऐसे करता, तुमको कौन राजी, मोहम्मद बिन तुगलक मान लो तुम ही लोग को बना दिया है काजी या न्यायाधीश, और फिर गलतफहमी हो गया, तुमको एकदम चरपचा के मारा एकदम कोना में ढुका के, तो ये बताओ उसके बाद फिर होगा अच्छा वापिस आ जा, आओगे? नहीं ना आओगे, नहीं आओगे, हम रहते तो आ जाते। क्या अरे भैया काजी न्यायाधीश समझते हो? न्यायाधीश का पद है तो कोई दिन समटे के उसी राजुए को बोल देंगे तुम जेल में डालो, समझे बात को? नहीं, बहुत बड़ा पद होता है। नहीं
मारेगा उसमें फिर जा पाएगा? थूक के चाटोगे, ऐसा हो सकता है जिंदगी में? नहीं नहीं हो पाएगा। लेकिन इब्ने बतूता थोड़ा संजीदगी वाला इंसान था, तो उसने शायद कबूल कर लिया, कबूल है, ठीक है ना। आगे सुन लीजिए। तो यार ये चीज़ बहुत खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक होता है इसका राजा के रिमांड में जाना। राजा के रिमांड में जाना। अरे पहले राजा का रिमांड होता था, जैसे अभी होता पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड होता है। अच्छा एक बात बताओ, जेल बढ़िया कि पुलिस रिमांड बढ़िया? जेल बढ़िया, पुलिस रिमांड बड़ा खतरा है। अच्छा पुलिस रिमांड कब मिलता है बताओ? क्या जब पकड़ के ले जाता है उस समय तो पुलिस का इंट्रोगेशन होता है, जब सच नहीं होता है। जब सुन लो मेरे बात, ध्यान सुनना, अभी बड़ी माहौल गर्म चल रहा है तो इसमें बताता हूँ, सुन लो। इंट्रोगेशन में होता है क्या कि जब आदमी को पुलिस धरता है तो आप जानते हो रीट पड़े होंगे, जिसके माध्यम से, अब थोड़ा देखो हिस्ट्री से चढ़ गए उधर, क्या कि थोड़ा यहाँ वर्णन न्यायाधीश आया तो मैं न्यायाधीश का फील लगा मेरे को। तो होता है क्या कि पुलिस जब किसी आदमी को धरता है काम करते हुए गलत काम, तो उसको क्या करता है, वहाँ से उठाता है और अपने थाना पर लेके जाता है। जेल पुलिस के अधिकार में नहीं रहता है, कोर्ट के अधिकार में रहता है जेल। वहाँ इंट्रोगेशन के लिए उसको बुलाया था, कि इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ के लिए, और उस दौरान 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये नियम है। उस दौरान उस 24 घंटे के दौरान उस आदमी को चाय पानी बढ़िया ठंडा उंडा पिलाओ, मारने का नहीं मारोगे, शरीर पर एक निशान नहीं आने चाहिए। लेकिन सब जानता है ये बात को, पहले पुलिस में पास लठिया रहता था लकड़ी वाला, आप सदका लठिया दे दिया फाइबर वाला, ले धुना के मार। उस वार के दौरान ना जाने यहाँ कहाँ का की हो जाता है, इसको मारता पूरा खतरनाक, दाग एक को नहीं उठता है, एक में दाग उठता है, एक सिंगल दाग नहीं उठता है। सिर्फ सरकार पुलिस सब मिलल जानता है, बस दे ले बढ़िया से दही चूरा दे लिया, पूरा चूर दिया उसको, दहिया चूर के उसको मार लिया, फिर जज के पास इकट्ठा करेगा, जज साहब लेकर आए हैं। अब बताओ इतना बार का, चलो अच्छा दाग उठ गया, मारा यहाँ 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 दाग उठ गया, दिखा दे, यहाँ मारेगा 2-4 पैना लटिया भी कौन दिदा दिखाएगा, जब मिस्टर देखो दाग हो गया, शर्म नहीं उसको है। तो इंट्रोगेशन के दौरान उसको बहुत मारा जाता है। अब क्या होता है, जब 24 घंटा के अंदर उसको जब प्रस्तुत कर दिया जेल कोर्ट के सामने, तब कोर्ट की बोलता है, सब सुनने के बाद उसको क्या करता है, इसको जेल भेज देता है, जुडिशरी रिमांड में भेज देता है कि जाओ इसको जेल में डाल दो। पुलिस को जब सेटिस्फिक्शन नहीं मिलता है ना, तो पुलिस को जब सेटिस्फिक्शन नहीं मिलता कि इतना बड़ा क्राइम किया है और आसानी से जेल चला जाएगा, तब उस क्या करता है, जेल जाता है मिलने के लिए, बोलता है उसको के जैसे कि जेल में हमें दोस्त को। तो उस वहाँ पर देखो याद करना, जेल का पुलिस अलग होता है और यहाँ का पुलिस अलग होता है। तो उसको जो है मिलने नहीं दिया जाएगा, कहा है कि विदाउट कोर्ट का परमिशन का नहीं मिल सकता आप, क्योंकि जेल कोर्ट के अधिकार में होता है। क्या पता है कि आप किसके भरोसे में किसके भेष बनाकर आ गए हो, पुलिस के भेष बनाकर आ गए हो, जी तुम गुंडा होगे, तो इसलिए पहले लेकर आओ। इसमें जेलर का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जेलर देखेंगे जज का साइन है, ये है पेपर, घुस दे देंगे। ऐसे अगर पुलिस का वर्दी देख लेंगे तो पुलिस का वर्दी कोई वो पहन लेता है, हम वो पहन लेते हैं, हम पुलिस हो जाएंगे नहीं ना। और अगर उस दौरान उसको मार दिया तब किसका कौन फंसेगा, कौन फंसेगा, मरने वाला मर जाएगा, मारने वाला भग जाएगा, जेलर बाद धरा जाएगा। इसे जेलर फंसना नहीं चाहता कि लेकर आइए भैया तब हम छोड़ेंगे, तब भी जाता है। और फिर जज यदि लिख के देता है तो कम से कम कितना दिन का रिमांड, 14 दिन का रिमांड। अच्छा रिमांड में क्यों लाया जाता है, रिमांड में यहाँ पर जो कसर बाकी रह गया ना, यहाँ पर पूरा करता है, समझे, यहाँ पर और गर्दा मार देता है, एकदम कोंच कोंच के मारता, ना पता कैसे मारता है। इसी यही रिमांड पर यही उठ जाता है, ये सब जो उठाता है ना, यही रिमांड पर उठाता है, समझे, इसी रिमांड पर उठाता है। मरचा मसाला गुड़ी डाल देता है, बोलेगा नहीं, अबे बोलेगा नहीं, बोल बोल तो बोल, और इसमें ऐसे डाल देता है, लास्ट में बोलता है। और जो नहीं बोलता वो मर जाता है, और मर जाता है तो कोर्ट को भी पता है कि वो मर बे करेगा, कोनो उपाय नहीं है, बहुत कम लोग वापिस को आता है, समझे बात को। और जेलर जानता है तो आप तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, चलो भैया जाए। देखो जो जघन्य अपराध करता है, देखो उसके लिए वो चीज़ सही है कि नहीं। तो पुलिस रिमांड पर जो मर जाता है उसको क्या बोलते हैं, पक शहीद बोलेंगे ना, देखा बेला तो शहीद बोलेंगे। इंट्रोगेशन तो पूछताछ हो गया, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं एनकाउंटर। सल्लास कर डाला। यूपी में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर होता है ना, गाड़ियाँ पलट जाता है। गाड़ी पलटा दिया गया है, बड़ा सुंदर। ये चीज़ हर जगह होना चाहिए। देखो जो सबसे ज़्यादा जघन्य अपराध करता है ना,
उसको ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन हाँ, पूरा अधिकार पुलिस को नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में पुलिस का सुपर ले लेकर ख़त्म करवा देगा। समझे बात को? तो ये चीज़ आपको पता थोड़ा रहना है। बहुत चीज़ें बाकी है जब वो जाना चाहिए, कोर्ट वोट के बारे में ऐसा आपको जानना पड़ता है। तो क्या ही बताऊँ मैं, यहाँ तो जान लीजिएगा पीआर में नहीं जाना है। देखो, पीआर में भी नहीं जाना और पीआर में भी नहीं जाना है, ये दोनों बहुत हानिकारक है। पीआर मतलब पुलिस रिमांड और प्रेम तो जानते हो जी, इसे में नहीं जाना है, दोनों ही हानिकारक है। और पी मतलब हम भी हानिकारक हैं, हमरो साथ नहीं उलझना, समझे? देख लो, हम वो हानिकारक हैं। नहीं, हम तो सी है जी, है ना, सी नहीं हम है, चलो पी है हम। चलो मिटाते हैं इसको, मिलते हैं नए, क्या बोलते हैं उसको, सुबह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।